हाय, गुड मॉर्निंग अंजलि, कंचन, गुड मॉर्निंग राहुल। हम लोग 2-3 मिनट वेट करते हैं, बाकी लोगों को ज्वाइन करने देते हैं, फिर स्टार्ट कर देंगे। All right, great. Good morning. I think most of the students have joined in. Let me share the screen.
ग्रेट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में 24 जुलाई थी, ठीक है। आप लोगों ने वो असाइनमेंट देखा क्या? असाइनमेंट वो जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने भेजा आप लोगों को, लेवल 1 लेवल 2 वाले, ग्रुप पे भेजे थे अपने। ऑफ कोर्स पूरे तो नहीं करे होंगे आप, मतलब अभी इतना टाइम ही नहीं मिला आप लोगों को, पर हाँ उसमें अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। लेवल 1 में टॉपिक वाइज है, फिर लेवल 2 में मिक्स्ड है, ठीक है। लेवल 3 एक्चुअली थोड़ा सा इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा मान सकते हो, उसमें थोड़ा सा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन रहता है। नीट में तो कैसा है, सिंगल चॉइस ही पूछते हैं हमेशा, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो वो लेवल 3 जो है वो उसमें डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन नहीं है, वो जस्ट फॉर्मेट चेंज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो उसमें से भी अगर आपको कुछ डाउट्स आएंगे, कुछ क्वेश्चंस कहीं पे आप अटक रहे होंगे, तो डेफिनेटली पूछना मुझसे, ठीक है। हम लोग उनको भी डिस्कस कर लेंगे। आज कुछ हैं आप लोगों के बुकलेट के डाउट्स? अगर हमें कुछ बुकलेट के क्वेश्चंस वगैरह से स्टार्ट करना हो, आपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस और सॉल्व करे हो। ऑल राइट, ठीक है। तो फिर मैं टॉपिक से ही कंटिन्यू करता हूँ। हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक देख लिया था। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। फिर कंडक्टेंस के पार्ट पर आफ्टर द डेफिनेशंस हम लोगों ने लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू के बीच का रिलेशनशिप देखा था। राइट राइट। तो लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू एक सॉल्ट के लिए और एक आयन के लिए कैसे रिलेट करते हैं वो हमने देखा था। एंड फिर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा था ऑन लैम्डा एम एंड कापा। राइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के अलग अलग था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ से लैम्डा एम इन्फिनिटी आ जाता था, विच वाज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे ग्राफ से नहीं आ पाता था। उसमें हम लोगों ने फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालने के लिए कोलरुश लॉ सीखा था। कोलरुश लॉ क्या कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट कंडीशन रहती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना जरूरी है, ठीक है। कोलरुश लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होना चाहिए। ईच आयन contributes a definite value to the conductance, ठीक है। तो अगर हमें, अरे सॉरी, तो अगर हमें इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में बात करनी है, तो वो तो सिंपली कटायन और अनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ऐड कर देंगे। और अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो उसमें जितने यूनिट्स हैं कटायन के और अनायन के इन द फॉर्मूला, उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू देयर रेस्पेक्टिव मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। राइट, सो ये एक की सेट ऑफ फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको बोला था, लैम्डा ई क्यू और लैम्डा एम को रिलेट करते हुए फॉर सॉल्ट फॉर आयन, एंड कोलरुश लॉ से इक्विवेलेंट और इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी को रिलेट करते हुए, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? इसमें अपन लोग इतनी बार ऐसे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, राइट, अलग अलग टर्म्स हैं बट बार बार इनको यूज करते जा रहे हैं। तो आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, ये चीज़ें आपको पता है, समझ में आ रही हैं, इनका सिंबल क्या है, कैसा है, अलग अलग है, राइट। कंफ्यूज हो रहे हो तो बता देना, मैं एक बार आपको इसका एक रिकैप भी दे दूंगा।
चलो ठीक है फिर। तो इनके ऊपर बेस्ड मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे थे लास्ट क्लास में। मैंने आपको ये सारे डेटा पॉइंट दिए थे और ये कुछ डेटा पॉइंट पूछे थे। याद है ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमारा अधूरा रह गया था। तो इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए आप मुझे बता रहे थे कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसी को आज की नोट्स में भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी से आज हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो एक बार मैं इसको उठा लेता हूँ। इसमें हेडिंग लिखते हैं, हम लोग कोलरुश लॉ में डिस्कशन कर रहे हैं। कोलरुश लॉ कंटिन्यूड। तो इसमें ऑलराइट, ये क्वेश्चन आपके सामने था और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनका वैल्यू क्या होगा। तो कंटिन्यू करते हैं, इसी में आप लोग मुझे बताओ। राइट, हम लोगों ने जैसे लैम्डा ई क्यू ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट पढ़ा, तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा ई क्यू ऑफ Al3 प्लस आयन प्लस लैम्डा ई क्यू ऑफ सल्फेट आयन। इसमें कोई फैक्टर नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, जबकि मोलर कंडक्टिविटी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Al3 प्लस प्लस 3 इंटू लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस, राइट। और ये हम लोगों ने निकाला, ये जस्ट ऊपर से निकाला यहाँ पर, ये तो 100 है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 125, तो ये 225 वैल्यू आ गया था। और यूनिट क्या रहेगा इसका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, है ना। ये क्वेश्चन में था ना, लैम्डा ई क्यू ऑफ SO4 2 माइनस, राइट। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, और हम लोगों ने एक और चीज कैसे पढ़ा था, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो मैंने किसी सॉल्ट के लैम्डा ई क्यू और लैम्डा एम के बीच में रिलेशनशिप भी लिखाया है आपको, राइट। किसी भी सॉल्ट के लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू के बीच का रिलेशनशिप क्या रहता है, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट इंटू लैम्डा ई क्यू ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, राइट। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ ऊपर अपन ने ये निकाल ही लिया, एन फैक्टर अपने को पता है ये सॉल्ट का 6 होगा, तो 6 इंटू 225। ये समझ में आया। ऐसे भी आप इसको आंसर कर सकते हो, या फिर आप इंडिविजुअली दोनों आयंस का भी जोड़ के मुझे आंसर बता सकते हो। दोनों से सेम ही आंसर आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो 450 इंटू 3 कितना होता है, 1350 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट हो जाएगा, है ना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकियों के बारे में बताओ, अगले के बारे में बताओ। अमोनियम सल्फेट के लिए क्या रहेगा,
ये लिखा है कि नहीं लिखा है? ऊपर वाला डेटा लिखा हुआ है ना आप लोगों ने? इसको देख के कॉपी करके आप लोग बता पाओगे? ऑलराइट, आंसर दिया है, कंचन ने आंसर दिया है। हम्म, नहीं कंचन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो कहाँ पे मिस्टेक आया। नहीं, अंजलि ने भी सेम मिस्टेक करा। यहाँ पर आप देखो ना, अमोनियम का तो मोलार दिया हुआ है, बट सल्फेट का तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है ना। आप लोग वो गड़बड़ कर रहे हो। या एक्चुअली वो भी गड़बड़ नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ और ही गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि उससे भी आंसर अलग आएगा। नहीं अश्विनी। हम्म, देखो ना कैसे करोगे। नहीं नहीं नहीं, 1725 नहीं, बहुत बड़ा हो गया है तो। मैं एक्चुअली ऐसा करता हूँ, चैट एवरीवन कर देता हूँ, ताकि सबको सबके आंसर देखने को मिले एक बार। नहीं अंजलि। हम्म, देखो एक बार फॉर्मूलाज का रिवीजन करना जरूरी है। मैं एक बार बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है? इसको मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स, ठीक है, मोलार, क्योंकि मोलार के बारे में बोला जा रहा है, मोलार कंडक्टिविटी। तो 2 टाइम्स मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस 1 इंटू, क्योंकि एक ही आनायन है, 1 इंटू मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अब ये तो देखो, ये आपको दिया हुआ है, 2 इंटू 200 दिया हुआ है, राइट? ये अमोनियम आयन का मोलार कंडक्टिविटी दिया हुआ है आपको, बट सल्फेट का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सल्फेट का आपको जो दिया हुआ है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है। और मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप रहता है आयन के लिए, ठीक है? तो मोलार कंडक्टिविटी वुड बी द चार्ज ऑफ आयन इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है कि नहीं? ये बनता ना, तो ये बनता 400 प्लस 2 इंटू कितना दिया हुआ है ये, 125। तो ये 250 प्लस 400, 650 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आया? अब देखो कहाँ पर आपने केयरलेस मिस्टेक करा, ठीक है। जिसका आंसर 450 आया होगा, उन्होंने ये 2 भूल गए होंगे, अमोनियम के आगे ये वाला 2 लगाना, ठीक है। अभी जिसका आंसर 525 आया होगा, 525 में क्या गड़बड़ करी होगी, ये वाला 2 भूल गए होंगे, 400 प्लस 125 कर दिया होगा, ठीक है। बाकी 1725 के लिए तो पता नहीं अश्विनी, आपने वो कुछ अलग ही सोचा, मुझे नहीं समझ में आया वो कैसे लेके आए होंगे। अंजलि 325 के लिए कहाँ गड़बड़ हुई? 325 तो एक्चुअली आपने दोनों 2 गायब कर दिए, एक ये वाला 2 भी गायब कर दिया और ये वाला 2 भी गायब कर दिया। तो आपने जो निकाला वो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई।
ठीक है, ये समझ में आया? इसमें अभी क्लियर है कि 650 कैसे आया? थोड़े क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अच्छा। ये वाला देखो, NaCl2.BaCl2.2H2O। तो इसमें क्या होगा, इसमें वाटर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, वाटर तो क्या करेगा, वो तो सॉल्वेंट में मिल जाएगा। अगर इसका मुझे लिखना होगा ब्रेक डाउन करके, तो कैसे लिखूंगा? एक Na प्लस आयन आएगा इससे, सो 1 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, फिर एक इससे बेरियम 2 प्लस आयन आएगा, तो 1 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम 2 प्लस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और कितने Cl आएंगे? 3 Cl आएंगे, सो 3 इंटू लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ क्लोराइड आयंस। ये मेरा आंसर होगा इन तीनों का। अब क्या इनका डेटा मुझे ऊपर ऊपर दिया हुआ है? अगर दिया हुआ है तो उनको यूज कर करके सब्स्टिट्यूट करके मुझे आंसर बताओ। ठीक है, इतना मैंने हेल्प कर दिया इस क्वेश्चन के लिए। बाकी मुझे करके दिखाओ आंसर क्या आ रहा है। आया किसी का आंसर? हाँ, राहुल ने करेक्ट भेजा है। नहीं अश्विनी, आपने देखो कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी क्या? राहुल का करेक्ट है आंसर। नहीं कंचन, आपने भी केयरलेस मिस्टेक कर दी। अंजलि का करेक्ट है, हाँ राइट। आपको इसमें देखना पड़ेगा ना क्या दिया हुआ है, लैम्डा EQ लैम्डा m। ठीक है, इनको एक बार नोटिस कर करके आंसर करो। जैसे आप देखोगे यहाँ पर लैम्डा m दिया हुआ है क्या Na प्लस का? हाँ, लैम्डा m ही दिया हुआ है, तो ये 1 इंटू 150 हो गया। ठीक है, फिर बेरियम 2 प्लस का लैम्डा EQ दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लिखना आना चाहिए दैट लैम्डा m और लैम्डा EQ के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा। दिस विल बी 2 इंटू लैम्डा EQ ऑफ बेरियम 2 प्लस। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्लोराइड आयन के लिए क्या दिया हुआ है? लैम्डा m दिया हुआ है, हाँ लैम्डा m दिया हुआ है, तो 3 इंटू 150। ये समझ में आया? तो 1 इंटू 150 प्लस 2 इंटू ये दिया हुआ है 100 प्लस 3 इंटू 150, तो ये टोटल 800 आ गया ना। 800 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, चलो ये अगला वाला, ये लास्ट वाला तो आप ही करके दिखाओगे अब। NH2 NH4 whole twice SO4 dot Al2 SO4 whole thrice dot 24 H2O।
इसको एलम बोलते हैं ना, एलम, फिट करी। हाँ राहुल, करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी निकालो। हाँ अंजलि, आपका भी करेक्ट है। राइट, सो 2000 इज द करेक्ट आंसर। नहीं कंचन, देखो कहीं पे आपने केयरलेस मिस्टेक कर दिया होगा। 2000 करेक्ट आंसर है। इसमें देखो, इसमें कैसा रहेगा, दो आयंस आएंगे अमोनियम के, तो 2 टाइम्स मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, एल्यूमिनियम के भी दो आयंस आएंगे, सो 2 टाइम्स लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Al3+ आयन। और सल्फेट के कितने आयन आ रहे हैं, 4 आयन आ रहे हैं, तो 4 इंटू लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, फिर ये वाटर वगैरह तो कुछ नहीं करेगा, वाटर तो सॉल्वेंट में जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मोलार कंडक्टिविटी के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब अमोनियम का मोलार कंडक्टिविटी मुझे दिया हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 200 दिया हुआ है। ठीक है, एल्यूमिनियम 3+ आयन का दिया हुआ है क्या? हाँ, इसका भी मोलार कंडक्टिविटी दिया हुआ है 300। ठीक है, सो 2 इंटू 300। और सल्फेट का, सल्फेट का क्या मुझे दिया हुआ है? नहीं, सल्फेट का इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो इसको पहले मोलार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर 4 इंटू 2 इंटू लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी ऑफ सल्फेट आयन। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा? कि दैट इज द चार्ज। सो 2 इंटू 200 प्लस 2 इंटू 300 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 125, 125 ही दिया हुआ है ना। 125।
तो इसको अब आप ऐड करोगे तो ये आपका 2000 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को अब एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हमको आंसर करना है। ठीक है, आपने सी गलती आइडेंटिफाई कर लो कहाँ पे हुई है, वो कॉमन मिस्टेक रहती है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो क्या हो गया, यहाँ पर आप नोटिस करना ये कैसा क्वेश्चन था, इसमें मैंने आयंस का डेटा आपको दे दिया। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपको सॉल्ट्स का डेटा पूछ रहा था, है ना। अगर आप नोटिस करोगे आयंस का डेटा मैंने क्वेश्चन में दे दिया और मैं सॉल्ट्स का डेटा आपसे पूछ रहा था। ठीक है, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैं सॉल्ट्स का डेटा दे दूं और उससे पूछूं आपसे आयन का क्या रहेगा। ठीक है, या फिर कुछ सॉल्ट का डेटा दे दूं और उससे फिर आयंस का डेटा पूछने लग जाऊं, वैसा भी कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड उस चीज को एक्चुअली बोला जाता है, यहाँ पर देखना, एप्लीकेशन ऑफ कोलरूश लॉ। ठीक है, तो इसमें पहला एप्लीकेशन आपके लिए रहेगा डिटरमाइनिंग कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर और यू कैन से इक्विवेलेंट conductivity at infinite dilution of weak electrolyte। ठीक है, तो जो मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में, जैसा आप याद करो यहाँ पे, ये लास्ट क्लास में मैंने यही बोला था आपको कि हम लोग ये ग्राफ से, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्या लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल लेते हैं। कैसे, ये ग्राफ को एक्सटेंड करके देख लेंगे कहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है और लैम्डा एम इन्फिनिटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल लेंगे। बट ये चीज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं कर सकते ग्राफिकली, तो उसमें हमें कोलरूश लॉ हेल्प करेगा। तो अभी मैं वही आपको समझाने वाला हूँ कि कोलरूश लॉ कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, गिवन lambda m infinity of HCl is equal to x। ठीक है, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, lambda m infinity of NaCl is equal to y ohm inverse mole inverse centimeter square and lambda m infinity of CH3COONA, ये Z ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और ये सब क्या हो गए, आप नोटिस करोगे तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, HCl NaCl सोडियम एसिटेट, इनको आप पानी में डालोगे तो ये पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये मैं एक्सपेरिमेंटली निकाल सकता हूं तो उससे कैन आई डिटरमाइन लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ CH3COH। ठीक है, लैम्डा एम इंफिनिटी CH3COH, CH3COH एसिडिक एसिड क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो क्या आप XYZ के टर्म्स में ये मुझे निकाल के दे सकते हो, देख के बताओ जरा।
चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ HCl को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पर ऑब्जर्व करना, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ HCl कैन बी रिटन एज लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ H प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस, है ना? इसको मैं पहला इक्वेशन बोल देता हूँ। फिर लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ NaCl अगर मुझे लिखना है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Na प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस, है ना? इसको मैं सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूँ। लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ, ये कोलरूश लॉ लगा रहा हूँ ना मैं, ऑफ CH3CONa, ये भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Na प्लस, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। एंड लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ CH3COH, ठीक है? कोलरूश लॉ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सब पे लगता है, ठीक है? RaUSCH कोलरूश लॉ ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट सब पे लग जाता है। तो मैं यहाँ पर एसिटिक एसिड के भी लिख सकता हूँ कि इट विल बी इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ H प्लस। तो क्या इन इक्वेशन से आपको देख के कुछ समझ में आ रहा है दैट 4 विल बी इक्वल टू, अब ये तो है, ये तो क्या है, ये चीज प्रैक्टिस करने वाली है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि इक्वेशन को ऐसे जोड़ तोड़ करना आपस में आना चाहिए। 4 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है? ये आपको आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर हो जाएगा x प्लस जेड माइनस वाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, तो अब इसके ऊपर बेस्ड आप लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी में एक्चुअली मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस इसी चीज़ के ऊपर आते हैं, ठीक है? आयंस का सॉरी, एक कुछ गिने चुने सॉल्ट का डेटा मिल जाएगा और आपको बाकी किसी सॉल्ट का निकालना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये PYQs में देखते हैं अपन। ये वाला तो मैं कराऊंगा अभी, राइट? जैसे ये तो मैंने अभी करा ही दिया, ये तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। ये तो मतलब ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। मतलब ये तो एनसीईआरटी में भी यही एग्जाम्पल दिया होता है, हर बुक में ये वाला एग्जाम्पल सबसे पहले मिलता है कि आपको अगर एसिटिक एसिड का लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालना है तो वो इन तीनों का दे देंगे, NaCl HCl और CH3CONa, और वो आपको निकालना रहेगा। तो ये तो खैर हमने कर लिया अभी। एक और कोई दूसरा क्वेश्चन देख के देता हूँ, यहाँ पर डेफिनेटली होगा। ठीक है,
जैसे ये तो खैर सिंपल ऐड ही करना हो गया, 11th वाला। इसमें तो कैसा हो गया, ये अपने पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। आयंस का डेटा दे दिया और उसके कंबाइंड जो बन रहा है सॉल्ट या कंपाउंड, उनसे जो बन रहा है उसका डेटा पूछ लिया। राइट, तो इसमें तो मैं ओरली आंसर दे दूंगा आपको कि इसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा वो इन दोनों आयंस का सम होगा। तो 315 प्लस 35, 350, ये इसका आंसर होगा, है ना। तो इसमें तो मेरे को ओरली कर लूँगा, इसमें तो मेरे को कैलकुलेशन ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको देख के देता हूँ कोई एक क्वेश्चन जिसमें जैसे ये वाला देखो, 28th वाला, ये मैं ले जाता हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे लाता हूँ, आप प्रैक्टिस करो। ट्राई करो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा।
ऑल राइट, अंजलि और कंचन दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, बी ऑप्शन। देख लेते हैं एक बार कैसा रहेगा यहाँ पर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का दिया हुआ है NaOH, NaCl एंड BaCl2 का, एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड का आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लैम्डा m NaOH, ठीक है, लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है एक्चुअली, सॉल्व करने में तो फटाफट हो जाता है। ये Na प्लस का एंड OH माइनस रहेगा। ठीक है, देन लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NaCl दिया हुआ है, तो लैम्डा m इंफिनिटी Na प्लस एंड लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस होगा। फिर लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ BaCl2 लिखा हुआ है, BaCl2 कितना हो जाएगा यहाँ पर देखना, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ बेरियम 2 प्लस प्लस, आई होप ये आपने करेक्ट लिखा है यहाँ पर, 2 टाइम्स लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस, एंड आपसे फिर लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो कितना रहेगा, lambda m infinity of barium 2 plus plus 2 times lambda m infinity of OH minus। तो अगर मैं इनको 1 2 3 4 बोल दूं तो ये मैनिपुलेशन आपको अब आना चाहिए। क्या दिख रहा है यहाँ पर, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस, क्या करना पड़ेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड चाहिए ना, तो दिस प्लस 2 Cl लगेंगे, तो 3 प्लस ये कर दूंगा और इसको सब ट्रैक कर दूंगा, नहीं, twice, so 2 times second, नहीं, 2 times first, 2 times first minus 2 times second, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या दिया हुआ है आपको, 280, फिर फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, 248, और सेकंड वाला 126। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन रहेगा, एक बार देख लेते हैं क्विकली क्या आंसर आ रहा है। 248 minus 126, 244 plus 280, 524 into 10 raised to the power of -4, 10 raised to the power of -4 ऊपर का ही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था आप लोगों का, हाँ राहुल, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मिल सकता है क्वेश्चन। देखें अगर एक दो और अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, नहीं ठीक है, इतना ही है, बाकी आपको और मिलेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे तो उसमें मिलेंगे आपको ये वाले क्वेश्चंस। और एक बार देख लेते हैं कि अगर रिसेंट वाले क्वेश्चंस में
कुछ पूछा है तो। ठीक है, ये तो सिंपल ही है। इसमें ये वाला तो आप ओरली आंसर कर दोगे। मतलब इसमें तो सीधे फॉर्मूला लगेगा ना। ये कापा है और ये सी है। ये तो इनफैक्ट हम लोग कर भी चुके हैं शायद। कापा और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और उससे लैम्डा एम निकालना है। ये वाला तो हम लोग कर ही चुके हैं पहले। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखो, एक और एप्लीकेशन दिखाता हूँ मैं इसका। ठीक है, उस पर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ आपकी बुकलेट में कितने कितने एप्लीकेशंस का डिस्कशन हो रहा है। हाँ ठीक है, यहीं तक ही है। ठीक है, तो एक और एप्लीकेशन देख लो। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन। ये हम लोगों ने जो एप्लीकेशन देखा था, ये कौन सा था? डिटरमाइन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका दूसरा एप्लीकेशन देखो, डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा जो अपन बोलते हैं, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको अपन के बोलते हैं, के। अगर एसिड रहता है तो के ए बोल देते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेसिकली। ठीक है, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये भी हम लोग निकाल पाते हैं। देखना यहाँ पर कैसा फॉर्मूला रहेगा। सो फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट with small अल्फा। ठीक है, मतलब अल्फा मच मच लेस देन 1 जब होगा, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, कैसा आ रहा है फॉर्मूला? ये आप जस्ट विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, तो लैम्डा एम इंफिनिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? लैम्डा एम इंफिनिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो इसमें क्या हो जाता है कि मान लो आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था से HA है, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H प्लस एंड A माइनस, है ना? ये अपन ने पढ़ा हुआ है ना। मैं बस ये डेरिवेशन समझा रहा हूँ इसका, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, बट एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अल्फा ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है वो बेसिकली क्या हो गया, डिनोमिनेटर represents conductivity of electrolyte due to total ions। ठीक है,
ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज ड्यू टू टोटल आयंस। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अल्फा 1 हो जाता है, सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, और लैम्डा m क्या रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, किसी भी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर जो भी लैम्डा m रहेगा, ठीक है, मान लो ये जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है एंड उसका कॉन्सेंट्रेशन है सी मोलर। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर नहीं है, सी मोलर पर है। तो इसके अंदर क्या होगा? पूरा का पूरा थोड़ा ना डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा। C1 माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। ठीक है, तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो किसकी वजह से आएगी? दिस विल बी ड्यू टू ओनली डिसोसिएटेड आयंस। ठीक है, जो आयंस टूट के निकल पाए हैं, फ्री हो पाए हैं, राइट। तो आप देखो यहाँ पर तो कैसा था, यहाँ पर तो ये C00 और ये 0 C हो जाएगा, क्योंकि अल्फा ऑलमोस्ट 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो भी अल्फा होगा उसकी वजह से आयंस आ रहे होंगे। तो अगर मैं इनका रेशियो लूंगा जो कंडक्टिविटी का है, तो वो मुझे अल्फा दे देगा, है ना, कि कितने आयंस हैं वर्सेस कितने हो सकते थे अगर पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता, है कि नहीं। तो ये डेरिवेशन वाला पार्ट है। अगर आपको ये नहीं भी जम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन वाले पार्ट में इतना घुसने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि से एट कॉन्सेंट्रेशन C, ठीक है, आप लैम्डा m निकाल लो और लैम्डा m इन्फिनिटी से डिवाइड कर दो, तो आपको उसका उस कॉन्सेंट्रेशन पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा, वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि Ka जो रहता है, ठीक है, और या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि अल्फा ये आपने C00 C1 माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, है ना। तो आपने ये पढ़ा ना कि Ka जो होता है वो क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। तो ये अल्फा आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको Ka का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, समटाइम्स दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज C अल्फा स्क्वायर बिकॉज अल्फा इज मच लेस देन 1। तो आपको Ka जो भी उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करो। ये इसी के ऊपर एप्लीकेशन है। तो इसमें आप देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। 0.1 मोलर NH4OH रखा हुआ है। ठीक है, NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है एंड इस कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है, आपको उसका मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है लैम्डा m ऑफ
NH4OH, ये आपको दिया हुआ है 9.54 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, ऑल्सो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है दैट लैम्डा एम इंफिनिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये 238 है। तो अब आपको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सब एक ही चीज हो गई। तो आपको बस फॉर्मूला लगाना है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। सो 9.54 अपॉन 238, ये आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। और अगर परसेंटेज में रिपोर्ट करना है तो इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देना, अगर परसेंटेज में रिपोर्ट करना है तो। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 4% के आसपास आ जाएगा। समझ में आया? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ, बस डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन ही रहता है। देखो एक आध क्वेश्चन और मिल जाएगा आपको ये PYQs में ही। हम्म, ये देख लो, ये 23 वाला। ये वाला ट्राई करो। ट्राई करो, आंसर दो। डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, मतलब Ka पूछा है।
आया आंसर कुछ? ओके, देखते हैं, मेरे को भी पता नहीं एक्चुअली, आंसर देखना पड़ेगा। देखो, मोनो मोनो बेसिक एसिड है। मोनो बेसिक एसिड मतलब क्या हो गया? HA टाइप का है। ठीक है, तो उसमें फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दें, या मोलर कंडक्टिविटी दें, वो तो सेम ही बात हो गई। ठीक है, तो अल्फा जो रहता है वो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, विच इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज लैम्डा ई क्यू अपॉन लैम्डा ई क्यू इंफिनिटी। और ये आपको दिया हुआ है 8/400। ठीक है, तो ये आपका अल्फा का वैल्यू है। अल्फा नहीं पूछा है आपसे। ठीक है, आप गलती से इसको ऐसा मत कर देना, 0.002। 002 होगा कि 02 होगा? 0.02। तो ये अल्फा का वैल्यू, ये नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है के। ठीक है, के क्या बताया था मैंने आपको? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज सी अल्फा स्क्वायर। सो सी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1/32। एंड अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻², का स्क्वायर। तो 4 × 10⁻⁴ अपॉन 32, तो 1/8। तो ये हो जाएगा 1.25 × 10⁻⁵। हाँ, राइट अंजलि, आपका आंसर करेक्ट है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, फिर एक और एप्लीकेशन करा देता हूँ मैं। ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ आपको, आपकी बुकलेट में नहीं है, बट अगर पूछ लें तो। ठीक है, चांस कम है। डिटरमाइन solubility and solubility product, KSP, of a sparingly soluble salt। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कैसा है, AgCl को आपने पानी में डाला। ठीक है, तो वो बहुत कम अमाउंट में Ag+and Cl- में आता है ना? तो मान लो अगर आपको कापा मिल जाए, ठीक है, गिवन कापा of AgCl solution, and
लैम्डा एम इंफिनिटी, ठीक है, Ag प्लस आयन का एंड Cl माइनस आयन का। और आपको बोला जाएगा डिटरमाइन solubility S एंड KSP, solubility प्रोडक्ट ऑफ AgCl। तो आप कैसे वर्क करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हम लोग कैसे जाएंगे, इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना। कापा जो रहता है, ठीक है, कापा का अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट कापा इज लैम्डा एम इंटू सी अपॉन 1000, ठीक है। आपने इसका उल्टा वाला पढ़ा हुआ था कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा बाय सी इंटू 1000, ये अपन ने पढ़ा हुआ था ना, तो इसी को मैंने बस थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, नोटिस करना, ठीक है, फॉर द सॉल्ट, ठीक है, फॉर द सॉल्ट C इज इक्वल टू S, ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व्ड सॉल्ट, ठीक है। एंड जो लैम्डा एम रहेगा वो मैं लैम्डा एम इंफिनिटी से रिप्लेस कर सकता हूँ। वाई, बिकॉज वेरी लेस सॉल्युबिलिटी, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कापा ऑफ AgCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ AgCl इंटू S अपॉन 1000, ठीक है। एंड ये जो लैम्डा एम इंफिनिटी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Ag प्लस प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस इंटू S अपॉन 1000 इज इक्वल टू कापा AgCl सोल्यूशन, है ना। तो अब आपको इसमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो उससे आप S निकाल लोगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला में यूनिट्स का ध्यान रहा है आपको, ये इसका यूनिट होना चाहिए ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, एंड जो लैम्डाज हैं इनका यूनिट क्या रहेगा, ठीक है, इनका यूनिट रहेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो फिर इससे आपका सॉल्युबिलिटी का आंसर मोल पर लीटर में आएगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, एंड ये तो आपको पता ही है, AgCl के लिए KSP क्या होगा, इट विल बी S स्क्वायर, है ना। ये तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा ही है, AgCl solid giving Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous, राइट। सो इसमें KSP कितना होता था, ये सॉलिड 0 0 सॉलिड माइनस S, S एंड S, तो KSP जो होता है वो क्या होता है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सॉलिड की एक्टिविटी तो 1 लेते हैं, तो ये S स्क्वायर होता है ना, KSP, राइट। ये समझ में आया।
ठीक है, अगर आपको जो एक और एप्लीकेशन है कि अगर आपको किसी सॉल्ट का KSP या सॉलिबिलिटी निकालना है, तो उसका अगर आपको कापा और लैम्डा एम इन्फिनिटीज मिल जाएं उसके आयंस के, तो आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, सो विद दिस अभी हमारा चैप्टर ओवर हो गया है। ठीक है, हम लोगों ने पूरा बड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर भी अब पढ़ लिया है। ठीक है, आप अगर अपनी बुकलेट में देखोगे, मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स थे। ठीक है, हम लोगों ने बुकलेट का ऑर्डर फॉलो नहीं करा है, हम लोगों ने एनसीईआरटी का ऑर्डर फॉलो करा है। ठीक है, तो चाहिए तो मैं एक बार एनसीईआरटी खोल देता हूँ। एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल्स के बारे में पढ़ा सबसे पहले। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन था। जैसा मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से करंट आता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराया जाता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे गैल्वेनिक सेल वर्क करता है। ठीक है, फिर उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर होता है। SHE के बारे में पढ़ा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, उससे कैसे फिर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल निकाला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी थी, समझी थी, क्या क्या इसमें क्वेश्चंस थे वो भी प्रैक्टिस करे थे। उसके बाद फिर मैंने आपको नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करने के बाद में एक्चुअली मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था। थर्मोडायनेमिक्स के बाद में फिर मैंने आपको नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाया था। ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ाया था, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी में यहाँ पर ऐसे कंडक्टेंस वाला पार्ट दिया है, हम लोगों ने कंडक्टेंस वाला पार्ट एंड में करा। हम लोगों ने इसके बाद में एक्चुअली पहले फिर ये वाला पार्ट करा था, विच इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हम लोगों ने ये वाला पार्ट पहले करा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, एंड फिर कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो हम लोगों ने देखा समझा। फिर ये अगर पता पड़ जाता है तो फिर हम लोगों ने फैराडेज लॉज अप्लाई करे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, टू अंडरस्टैंड कितना क्वांटिटी में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो इसमें बाद में पहले बताया कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हम लोगों ने पहले सीखा कि प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, और प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करने के बाद में हम लोग कैसे उस पर फैराडेज लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोगों ने ये कंडक्टेंस वाला पार्ट देखा था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ। ये कंडक्टेंस वाला पार्ट हम लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कंडक्टेंस वाला पार्ट भी, इससे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले आपको टर्म समझाए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सब टर्म्स का मतलब क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किन फैक्टर्स पर हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड करेगा, है ना। एंड उसमें हम लोग फर्दर डिस्कशन कर रहे थे। फिर ये सेल का डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर, सेल कांस्टेंट वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा।
इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, ये फिजिक्स में आपको कैलकुलेशन कराएंगे, तो ये अननोन रेजिस्टेंस निकालने का तरीका होता है, नोन रेजिस्टेंस यूज करके। तो ये पार्ट के ऊपर अभी चिंता मत करना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज करके ये टॉपिक जो है ये फिजिक्स में कवर होता है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन करे थे कि आपको अगर डेटा मिल जाएगा रेजिस्टेंस का, कॉन्सेंट्रेशन का, कापा का, तो आप कैसे उनको आपस में रिलेट कर पाओगे। ठीक है, फिर ये ग्राफ्स हमने देखे थे कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में मोलार कंडक्टिविटी वेरी होगी। तो उसमें ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा स्ट्रेट लाइन आता था और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा कर्व आता है व्हेन वी प्लॉट लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, है ना। तो उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो हम नहीं निकाल सकते हैं एक्स्ट्रापोलेशन करके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज़रूर निकाल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का निकालने के बाद में फिर हमें अगर वी इलेक्ट्रोलाइट का निकालना होता है तो फिर हम लोग कोलरुश लॉ यूज़ करते हैं। तो फिर इसमें आप देखोगे अब यहाँ पर आगे कोलरुश लॉ, ये सब हमने जो पढ़े थे अभी फॉर्मूलाज, ये सब कोलरुश लॉ है। ठीक है, एक कोलरुश लॉ के बेसिस पर हमने कैलकुलेशंस करी। ठीक है, फिर इसमें ये अल्फ़ा का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा आज, के का फॉर्मूला देखा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, और खैर ये तो इलेक्ट्रोस्टिक्स वाला पार्ट था ही सही। तो ये हमारा हो गया, और लास्ट में मैंने आपको ये बैटरीज के बारे में बताया था कि ये कुछ बैटरीज हैं जिनका डेटा हमको ध्यान में रखना है। ये मैंने गैल्वेनिक सेल के टाइम पे आपको बता दिया था कि इनको हमें नोटिस करना है। ठीक है, बाकी ये फ्यूल सेल और कोरोजन ये थियोरेटिकल टॉपिक्स ही हैं, ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चैप्टर एक्चुअली कंप्लीट कर लिया है। आपकी बुकलेट के पर्सपेक्टिव से भी आप जाओगे तो हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। बुकलेट में आपके एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिक सेल पहले दिया हुआ है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बाद में फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, और फिर एंड में गैल्वेनिक सेल्स के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने ये सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। कोलरुश लॉ का एप्लीकेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल का जो पार्ट रहता है। ठीक है, तो अब आप अपनी बुकलेट में से PYQs तो सारे खत्म कर दो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सारे ख़त्म कर दो, और उसमें से मुझे बताओ कहाँ कहाँ पर हम लोग अटक रहे हैं, क्या क्या डाउट्स आप लोगों के रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं आप लोगों से समझना चाह रहा था, फीडबैक लेना चाह रहा था। हम लोगों ने 3 चैप्टर साथ में कर लिए हैं, है ना। एक हमने करा था रिडॉक्स रिएक्शन, फिर उसके बाद करा केमिकल काइनेटिक्स, और उसके बाद हमने कर लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ऑलमोस्ट कब से हमारी जून से क्लासेस लगना शुरू हुई थी। ठीक है, तो जून जुलाई 2 महीने हमारी क्लासेस लगी हैं, और हमने इसमें 3 चैप्टर, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, जून जून से लगना शुरू हुई थी कि मई से लगना शुरू हुई थी हमारी क्लासेस, मैं देखूँ एक बार। मेरे को जहाँ तक याद है जून से लगना शुरू हुई थी ना, अप्रैल में तो नहीं था, मई में भी नहीं था, जून से लगना शुरू हुआ था अपना। हाँ, 2 जून को पहला क्लास था, राइट। तो हम लोगों ने 2 महीने के अंदर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। हमने 3 चैप्टर
डिस्कस करें, ठीक है। लेकिन जो एक कमी रही है वो ये रही है कि हम लोगों ने प्रैक्टिस कम करी है। हम लोगों ने क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस करे हैं थोड़े, जितने करने चाहिए उससे। थोड़ा सा हमें और प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है ना। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग इन तीनों चैप्टर्स का, रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन तीनों से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इन चैप्टर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहेंगे, ठीक है। तो क्या मैं आप लोगों को इन चैप्टर्स के ऊपर कुछ कुछ डीपीपी या कुछ क्वेश्चंस भेजना शुरू करूं, जो यस आप सर। प्रैक्टिस कर सको? यस सर। सो मेरे पास कैसा है कि डीपीपीज भी रखी हुई है और ये भी है। मतलब मैं आपको बताता हूँ आप क्या क्या सोर्सेज से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट जो आपके लिए मुझे लगता है क्या क्या सोर्सेज रहेंगे, मैं एक बार आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। थ्योरी के लिए तो अपन क्या क्या रेफर कर रहे हैं, अपना जो रेफरेंस मटेरियल है उसमें हम लोग थ्योरी के लिए क्या क्या देख रहे हैं। थ्योरी के लिए मैंने आपको बोला है दैट एक तो क्लास के जो नोट्स रहेंगे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और एक एनसीईआरटी, ठीक है। इतना आप पढ़ोगे तो आपका थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारे पास में क्या क्या रेफरेंस मटेरियल है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप नोटिस करना, एक तो हमारे पास हमारी बुकलेट है, ठीक है, जिसमें से हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करते रहते हैं बीच बीच में से, ठीक है। दूसरा जो है, आई डोंट नो ये आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी देखे हैं आपने ये? यस सर। वेरी गुड। तो ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पे ऑनलाइन मिल जाते हैं ये, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इलेक्ट्रो, एप्लीकेशन है सर। हाँ, एप्लीकेशन। नहीं इसमें आपको जैसे, अब जैसे एग्जाम्पलर क्वेश्चन कहाँ से मिल जाएंगे? हाँ, ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में क्लास 12th में केमिस्ट्री में, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको सिंगल चॉइस क्वेश्चंस का बैंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो जैसे एनसीईआरटी के पीछे तो कैसा होता है, आप एनसीईआरटी के अंदर पढ़ोगे तो ये एनसीईआरटी के अंदर तो कैसा होता है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो पीछे लिखे होते हैं एक्सरसाइजेज में। ये तो क्या होते हैं, ये बोर्ड्स में काम आते हैं, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के लिए। पर हमको अभी क्या है, नीट के लिए देखना है, तो नीट में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें ये ऐसे सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हर चैप्टर के एनसीईआरटी ने दिए होते हैं, ठीक है। अब नीट के हिसाब से सिंगल चॉइस काम आते हैं,
अब इसमें एक्चुअली फिर क्या है, मोर देन वन चॉइस भी दे रखे हैं, ये इंजीनियरिंग के हिसाब से दे रखे हैं, मोर देन वन चॉइस। ठीक है, इसमें एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। तो क्योंकि जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो उनके लिए ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों का हमेशा सिंगल चॉइस ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें मोर देन वन चॉइस, फिर उसमें शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, मैट्रिक्स मैच, ठीक है, असर्शन रीजन, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर्स, ये सब भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाले रहेंगे, सिंगल चॉइस वाले। ठीक है, आप एटलीस्ट ये तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें से जो सिंगल चॉइस वाले रहेंगे वो नीट के पर्सपेक्टिव से आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा, अब तीसरा एक्चुअली आपके लिए सोर्स क्या हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो आपने वो जो अभी देखा होगा, मैंने एक पीडीएफ भेजा था। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भेजा था। वैसा मेरे पास बाकी चैप्टर्स का भी है ही सही। ठीक है, तो वो भी एक आपका, आप मान सकते हो कि एक प्रैक्टिस का सोर्स हो जाएगा अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो। ठीक है, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो फिर इसके अलावा मैं आपको डीपीपीज भी भेज सकता हूँ। ठीक है, ये भी ऐसे अरिहंत की आ, अच्छी कलेक्शन है डीपीपीज का। ठीक है, ये जो मैंने पीडीएफ आपको भेजा था ना, ठीक है, ये एक्चुअली कोटा के कोचिंग क्लासेस का है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा मटेरियल है प्रैक्टिस करने के लिए। फिर एक अरिहंत की डीपीपीज भी हैं, जो भी मैं आपके साथ में चैप्टर बाय चैप्टर, अब हर चैप्टर के अंदर उसमें काफ़ी सारी डीपीपीज हैं, तो ऐसा नहीं कि खूब सारी भर के करें, बट अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रेफरेंसेस अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है, तो आपका काफ़ी अच्छा कंप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ज़रूरत से ज़्यादा वर्कलोड हो जाए। ठीक है, इसमें जो सबसे क्रूशियल है, जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये तो मैं आपको बोलूँगा कि ये 3 तो आपको डेफिनेटली करने ही चाहिए। ठीक है, ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये जो भी मैंने बताया ये सब एक्स्ट्राज है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आप लोगों को तभी हेल्प करेगा जब आप, जो मैंने स्टार मार्क करे हैं उनमें आप प्रोफिशिएंट हो जाओ। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मैं एक बार हेड ऑफिस में भी बात करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगला चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा सा, जो हम लोगों ने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, उनका एक रिकैप कर लें। ठीक है, उनके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस एंड ऑल सॉल्व कर लें। ठीक है, वरना मतलब मुझे क्या है, मुझे एक आइडिया लेना है आप लोगों का कि प्रोग्रेस कैसी हो रही है। ठीक है, करने के लिए मैं अगला चैप्टर शुरू कर सकता हूँ। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग थोड़ा से क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो, या अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भेजता रहूँगा। ठीक है, आप लोग इनमें से प्रैक्टिस करो और मुझसे डाउट्स आएंगे तो पूछते रहो,
बुकलेट से आ रहे हैं या इनसे आ रहे हैं, ठीक है, आप मुझसे पूछते रहो। एंड पैरेलल में हम लोग फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी कर सकते हैं कंटिन्यू। बताओ क्या आपको बेटर ऑप्शन लग रहा है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैं आप लोगों को कह रहा हूँ Yes. कि आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस करो साथ में, ठीक है? तो उसमें मैं आप लोगों को, जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये भेजा, ठीक है, पीडीएफ जो भेजा था मैंने, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 वाला, ठीक है। अब ये कैसा है कि ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज के आज हो जाएगा, ठीक है। आप जब आपको मौका मिले इसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में से प्रैक्टिस करो, ठीक है, और बुकलेट के क्वेश्चंस में से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसा करो, ये डीपीपीज को रहने दो, डीपीपीज थोड़ी एक्स्ट्रा ही हो जाएंगी, ठीक है। आप इतना एटलीस्ट पहले कर लो, पैरेलल में प्रैक्टिस करते रहो, ताकि हम लोग फिर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करते रहें, ठीक है, बीच बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है, आपने केमिकल काइनेटिक्स का मतलब कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा ही नहीं बहुत टाइम से, ठीक है। तो मुझे भी अभी ऐसा लग रहा है कि क्या केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको याद हैं कि नहीं याद है, ठीक है, जो अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग बीच बीच में पुराने चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी करते रहें, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को और भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो एंड डाउट्स मुझसे पूछते रहो, बीच बीच में जैसे भी आ रहे हैं, कहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो तो फिर आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म ही कर लिया है। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़े से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा आपको बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, और फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।